नमो नमः। एक बार पुनः स्वागत है मित्रों। आज मैं बात करने वाला हूँ डीएसएसबी की टीजीटी का जो सिलेबस है उस पर हम चर्चा करेंगे। सामान्य तौर पर आप जानते हैं कि डीएसएसबी का कोई भी सिलेबस नहीं होता है, न तो टीजीटी का, न पीजीटी का, न पीआरटी का। सामान्य तौर पर कुछ सब्जेक्ट जैसे प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कुछ बता दिया जाता है कि ये चीज़ पूछी जाएगी, लेकिन टीजीटी और पीजीटी के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए कोई भी विषय से संबंधित कोई भी सिलेबस पूर्व निर्धारित नहीं होता है। इससे भी कई बच्चों को समस्या आती है कि क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए, क्योंकि परीक्षा में अधिक पढ़ने का कोई महत्व नहीं होता है और अगर आप कम पढ़ते हैं तो इससे भी आपको घाटा होता है। मित्रों, मैं उसी पे आज बात करूँगा। टीजीटी का जो सिलेबस है, गत वर्षों के जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनको देख करके मैंने यह सिलेबस बनाया है और जितनी भी पुस्तकें उपलब्ध हैं मार्केट में उनको भी मैंने एक बार देखा, चाहे वह उपकार पब्लिकेशन की हो, चाहे वह चौखंबा की नंदिनी इत्यादि पुस्तकें हो। उनको देखने के उपरांत भी जो मुझे महसूस हुआ, जो प्रश्न पत्र को देख करके लगा, उनके अनुसार ही मैंने यह जो सिलेबस है वो तैयार करने की एक छोटी सी कोशिश की है। अगर आपको यह अच्छा लगेगा तो अवश्य में वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि क्या चीज़ आपको लगता है कि इसमें ऐड होना चाहिए। वैसे तो जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनको देख करके मैंने सभी विषय वस्तुओं को इसमें समावेश करने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ त्रुटि आपको लगती है तो अवश्य में अवगत कराएं। चलिए जानते हैं, सर्वप्रथम जो सिलेबस है उसे जानते हैं। डीएसएसबी टीजीटी संस्कृत के सिलेबस पे मित्रों, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सर्वप्रथम जो पूछा जाता है वह संज्ञा से एक आध प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें उच्चारण स्थान से संबंधित कुछ प्रश्न हो सकते हैं। गत वर्ष के प्रश्न पत्र को देखा जाए तो उसमें इस प्रकार के कोई भी प्रश्न नहीं थे, लेकिन इसे हम ये नहीं मान सकते हैं कि आने वाले जो समय है तब भी नहीं पूछेगा। संज्ञा अपने आप में एक संज्ञा प्रकरण अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसे पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए बात करते हैं संधि की। संधि प्रकरण में संधि से संबंधित 4 प्रश्न पिछले बार के जो गत वर्ष का जो प्रश्न पत्र था उसमें पूछा गया था, और वैसे भी संधि अपने आप में महत्वपूर्ण है। बात करते हैं अगले टॉपिक की, तो समास। समास में भी 4 से 5 प्रश्न पूछे ही जाते हैं और गत वर्ष में भी पूछे गए थे। अगला जो टॉपिक है वो कारक का है। कारक और विभक्ति दोनों को मिला करके 2 प्रश्न पिछले बार के प्रश्न पत्रों में देखने को मिले थे। अगला जो है स्त्री प्रत्यय है। गत वर्ष की जो परीक्षा हुई थी उसमें एक भी प्रश्न टीजीटी में स्त्री प्रत्ययांत नहीं था, प्रत्यय का नहीं था। और वाच्य परिवर्तन के भी कोई प्रश्न मैंने नहीं देखे पिछले गत वर्ष के प्रश्न पत्र में, लेकिन फिर भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार पूछा गया है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं, वह है शब्दरूप। शब्दरूप अपने आप में महत्वपूर्ण है, यह आपको एक हिसाब से नौकरी दिला सकता है। शब्दरूप, धातुरूप इत्यादि मिला करके, मतलब और चीज़ तो सामान्य सबको आते ही हैं, इनको भी रट लिया आपने। तो 6 प्रश्न पिछले वर्ष केवल और केवल सीधे और सीधे शब्द रूप के पूछे गए थे। और धातु रूप की बात करूं तो धातु रूप में भी 7 प्रश्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूछे ही गए थे, इसलिए मतलब धातु में इसमें मूल धातु कौन सी है, इस प्रकार के प्रश्न भी थे। इसका लिट में क्या होता है, लोट में क्या होता है, इस प्रकार के भी प्रश्न थे। तो ये आप याद कर डालिए। शब्द रूप धातु रूप दोनों मिलाकर के 13 प्रश्न पूछे गए थे टीजीटी में गत वर्ष की परीक्षा में। बात करते हैं आगे, तो आगे जो है अव्यय है। अव्ययी पदों से संबंधित जो प्रश्न थे वह भी मैं देखता हूँ, तो उसमें 3 प्रश्न हैं जो अव्यय से संबंधित प्रश्न हैं। इसके बाद बात करते हैं उपसर्गों की। उपसर्गों के प्रश्न मुझे गत वर्ष की परीक्षा में दिखे नहीं, लेकिन उपसर्ग अपने आप में महत्वपूर्ण है और टीजीटी में पूछा भी गया है कई बार। चलिए बात करते हैं अगले, तो नीति शतक। नीति शतकम की बात अगर हम करते हैं तो नीति शतकम से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। ये मैंने एक एक करके नोट भी किए हैं। तो पिछले वर्ष की जो
पेपर मेरे पास है, उसमें 4 प्रश्न सीधे और सीधे नीति शतकम से पूछे गए थे, तो इसलिए यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम और चतुर्थ अंक भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। अभिज्ञान शाकुंतलम से भी जो है 6 प्रश्न पूछे गए थे, तो चतुर्थ अंक के तो कुछ सूक्तियाँ उठा करके रख दी थी और बोला था कि इसमें किसने यह कहा, या फिर बीच में कुछ रिक्त स्थान छोड़ करके बोला कि इसको पूरा करें। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं 6 प्रश्न पूछे गए थे अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से केवल। प्रथम तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रथम अंक मंगलाचरण आदि है, तो उसको भी आप एक बार देख लें। सामान्य जो इसमें जो प्रयुक्त छंद है वो देख लें, और उसके अलावा इसमें जो मतलब जितने भी पात्र हैं उनका नाम याद कर लें, क्योंकि कई बार इस प्रकार के भी प्रश्न पूछते हैं, यह हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं स्वप्नवासवादत्तम। पिछली बार के प्रश्न पत्र में मुझे एक भी प्रश्न स्वप्नवासवादत्तम का नहीं दिखा। इसके बाद बात करते हैं दश कुमार, तो इसका भी एक प्रश्न पत्र में कोई भी प्रश्न नहीं था, लेकिन उससे पूर्व के जितने भी परीक्षाएं हुई हैं एक आध प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैंने यह रखा है। इसके बाद गीता का द्वितीय अध्याय, गीता से संबंधित, महाभारत से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उसमें विदुर से संबंधित, गीता श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित टोटल मिलाकर के 8 प्रश्न थे, क्योंकि विदुर नीति भी महाभारत से आती है और श्रीमद् भगवद गीता भी गीता जी का ही महाभारत का ही एक अंश है। इसीलिए मैंने इसको टोटल ये माना कि श्रीमद् भगवद गीता और विदुर नीति और महाभारत का जो टोटल है वो 8 है। 8 प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद बात करते हैं उत्तर रामचरित। तो उत्तर रामचरित्रम से भी इस वर्ष, इससे जो पूर्व परीक्षा हुई थी उसमें एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन पूर्ववर्ती जितनी भी परीक्षाएं हुई एक आध दो प्रश्न तृतीय अंक से पूछा गया है, क्योंकि वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं आगे अगले सब्जेक्ट की। तो प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा नाटकम से जहाँ तक मैंने प्रश्न देखे थे 6 प्रश्न पूछे गए थे गत वर्ष की परीक्षा में, इसीलिए मैं उस दृष्टि से भी आपको बता रहा हूँ कि किस किस से कितने प्रश्न आए थे और कौन पूर्व की परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कौन गत वर्ष की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका कोई सिलेबस तो है नहीं कि कुछ भी दे सकते हैं। तो इसीलिए ग्रेजुएशन लेवल में जो भी आपने पढ़ा है, दिल्ली विश्वविद्यालय या अन्य जहाँ से भी आपने पढ़ा है, वहाँ जो भी ग्रंथ लगते हैं उससे संबंधित लगभग उतना ही पूछता है। उसके अलावा 6, 7, 8, 9, 10 तक के अपनी सभी जितने भी आपकी पुस्तकें लगी हुई हैं NCERT की, वह भी एक बार आप अवश्य में देख लें। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक। तो रामायण से बात करूँ तो रामायण से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 7 प्रश्न थे पिछले वर्ष की परीक्षा में। और आगे देखते हैं महाभारत की पूर्व में ही श्रीमद् भगवद गीता के साथ बात कर चुका हूँ। 8 प्रश्न श्रीमद् भगवद गीता, विदुर नीति और महाभारत से पूछे गए थे। और पीजीटी में तो बहुत सारे प्रश्न थे, सीधे ही सीधे दे दिए गए थे कि यह सूक्ति किस चैप्टर की है, किस अध्याय की है। यहाँ टीजीटी में इस प्रकार के कोई प्रश्न में मुझे देखने को नहीं मिले। 1 या 2 प्रश्न जो है मुझे उपनिषद का ये पुराण का भी दिखा था, इसमें अग्निपुराण से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, वह पीजीटी में भी पूछा गया था, क्योंकि विश्वकोश माना जाता है अग्निपुराण को। अग्निपुराण में सब प्रकार की चीज़ें हैं, चाहे वह औषधि हो या फिर छंद हो या व्याकरण से संबंधित सब चीज़ें हैं, इसीलिए यह पुराणों में साहित्य की दृष्टि से अन्य दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी। चलिए बात करते हैं आगे दर्शन में तर्क संग्रह, सांकारिका, वेदांत सार आदि जो है। इसके अलावा भारतीय दर्शन भी आपको सामान्य जो दर्शन है, षड आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक, उनके विषय में, उनके प्रवर्तकों के विषय में सामान्य नॉलेज होनी चाहिए। कितने प्रमाण उन्होंने स्वीकार किए हैं और वो कितने जो है पदार्थों को स्वीकार करते हैं, इस प्रकार के सामान्य आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ तो गत वर्ष के परीक्षा के पत्र में एक भी प्रश्न दर्शन का नहीं था टीजीटी में। पीजीटी में भरमार थी, मैं पीजीटी में बात करूं तो भरमार थी दर्शन से संबंधित, लेकिन टीजीटी में एक भी प्रश्न नहीं था। चलिए बात करते हैं आगे
संस्कृत साहित्य एवं वैदिक साहित्य का इतिहास। तो इससे भी संबंधित एक भी प्रश्न हमको गत वर्ष की परीक्षा में नहीं देखने को मिला, लेकिन उससे पूर्व की परीक्षाओं में पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ ऐड किया है। आगे देखते हैं 10 रूपकम। गत वर्ष में इसमें से भी एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। साहित्य दर्पण से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। हाँ, पीजीटी में अवश्य में पूछा गया था। काव्य प्रकार से एक प्रश्न नहीं था। और ये क्यों रखे हैं आपका प्रश्न हो सकता है। मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि उससे पूर्व की परीक्षाओं में रखा है। सिलेबस कोई नहीं है, कुछ भी सिलेबस नहीं है, इसीलिए कब क्या पूछ ले, वह परीक्षक कैसा है, किस पृष्ठभूमि से आता है, उस प्रकार के प्रश्न पत्र बना सकता है। इसीलिए सबका समावेश लेते हुए मैंने जो जो इम्पोर्टेंट है, एकदम महत्वपूर्ण है, उन सबको लेकर के चला हूँ। छंद में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। वैदिक जो छंद है उससे संबंधित, गायत्री से संबंधित कि कितने चरण होते हैं, और एक और है कि गायत्री का देवता कौन है। 2 प्रश्न गायत्री के ही पूछे गए थे वैदिक छंद में, और लौकिक में 4 पूछे गए थे। तो 6 प्रश्न छंद, वैदिक और लौकिक से पूछे गए थे गत वर्ष की परीक्षा में। अलंकार की बात करें तो 5 प्रश्न, ज़्यादातर वक्रोक्ति इत्यादि, वक्रोक्ति या श्लेष आदि जो है उनका पूछा गया था। सामान्य जितने भी शब्दालंकार हैं उनसे संबंधित एकदम तैयार रहें, क्योंकि वह ज़्यादा बार बार पूछता है। और अब बात करते हैं आगे, तो कादम्बरी अपने आप में महत्वपूर्ण है आपके डीएसएसपी की दृष्टि से। शुकनाशोपदेश की बात करें तो इससे गत वर्ष में 5 प्रश्न पूछे गए थे, तो यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। रघुवंश महाकाव्य से जो है 6 प्रश्न पूछे गए थे। सामान्य तौर से दिलीप इत्यादि का परिचय या फिर इस प्रकार की जो है प्रश्न पूछे गए थे। तो सामान्य परिचय तो आपको पूरा जो महाकाव्य है उसका होना चाहिए, रघुवंश का, लेकिन जो पहला सर्ग है उसके तो श्लोक आपको याद होने चाहिए, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है, वो वैसे भी महत्वपूर्ण है। मेघदूत की बात करें तो गत वर्ष एक भी प्रश्न मेघदूत से नहीं था टीजीटी में, तो इसलिए मैंने यहाँ इसीलिए रखा कि उससे पूर्व की परीक्षाओं में पूछा गया है। उपनिषदों में ईशावास्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, इसमें भी शिक्षावल्ली, इससे संबंधित जो प्रश्न थे 6 प्रश्न 2 उपनिषद से मात्र से थे। इसके अलावा मैं मान सकता हूँ कि कठोपनिषद भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, एक बार अवश्य में उसका भी देख लें। सामान्य आपको नॉलेज होनी चाहिए, विशेषकर जिनमें शंकर ने भाष्य किया उनकी तो सामान्य आपको पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए, क्या क्या विषय उनके पीछे दिए गए हैं। अब बात करते हैं अंक ज्ञान, अर्थात गिनती भी एक प्रश्न पूछा था गिनती से संबंधित कि इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ रख दिया। ये एक प्रश्न पूछा गया था, वैसे सामान्य तौर से सबको पता होता है। प्रत्यय में तुमन और शानत से संबंधित 2 प्रश्न थे। इसके अलावा तद्धित भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो जितने भी लगभग प्रत्यय तो जितना आप देख पाएँ उतना आपके लिए अच्छा है। ये 2 गत वर्ष की परीक्षा में पूछे गए थे, इसलिए मैंने यहाँ ऐड किए हैं। 2 प्रश्न पूछे गए थे। चलिए बात करते हैं आगे। तो ये हो गए लगभग 90 प्रश्नों की मैंने बात यहाँ तक कर ली। 10 प्रश्न जो लास्ट में हैं अब उनकी बात करते हैं। 10 प्रश्न भी अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, और ये संस्कृत से संबंधित या जितने भी शिक्षा आयोग हैं उनसे संबंधित, मुख्य जो शिक्षण विधियाँ हैं उनसे संबंधित, या ध्येय वाक्य से संबंधित, या जैसे किसी राज्य ने द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत को लिया है तो वह कौन सा राज्य, इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो प्रमुख शिक्षा आयोग ये इससे संबंधित प्रश्न, प्रमुख जो है शिक्षा नीति, जितनी भी शिक्षा नीतियाँ आई हैं उसमें संस्कृत की क्या भूमिका थी, कौन सी पायदान में थी, त्रिभाषा सूत्र में कौन से स्थान में थी, कौन सी शिक्षा नीति में, तो इस प्रकार की जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रमुख जो शिक्षा के संस्थान है, उसके अलावा जितने भी संस्थान हैं, LIC का भी जो है आप जानते ही हैं कि संस्कृत में ही है, तो जितने भी ध्येय वाक्य संस्कृत में है वो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा जो है शिक्षा का जो उद्देश्य है वैदिक दृष्टि से, यह PGT में भी 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे कि उस समय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। TGT में भी 1 आध प्रश्न उससे पूर्व की परीक्षाओं में पूछा गया है, गत वर्ष की परीक्षा में नहीं पूछा गया है। चलिए बात करते हैं प्रमुख जो है, मैं इससे पूर्व ही बता चुका हूँ, प्रमुख शिक्षण विधियाँ, और इनके जो है प्रवर्तक भी आपको पता होना चाहिए कि यह भारतीय है या मूलभूत भारतीय है, या यह हमने पाश्चात्य संस्कृत से या पाश्चात्य
जो मनोवैज्ञानिक हैं उनसे ली है, यह भी आपको पता होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रवर्तक, यह भी पूछा गया था। सूझ का सिद्धांत शायद पूछा गया था, तो इसीलिए जितने भी सिद्धांत हैं वो आपको पता होने चाहिए, किसने दिए और उसने किस पे प्रयोग किया, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। एक आध प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 प्रश्न का यह भी है। यह ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एक बार आपने सुन लिया तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। अब जो है शिक्षा से संबंधित जो है प्रमुख संस्था है, जो जैसे NCERT है, वह क्या करती है, SCERT क्या करती है, UGC क्या करती है, NTA आजकल नेट इत्यादि की परीक्षाएं करता है, वो क्या करता है, उसकी क्या फुल फॉर्म है, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसीलिए इस प्रकार की चीज़ें भी आप तैयार रखें। यह मैंने आपको, अगर आप इतना सिलेबस तैयार करते हैं तो DSSB की TGT की परीक्षा में उत्तीर्ण होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इससे बाहर तो एक आध प्रश्न, 2 प्रश्न, 5 प्रश्न पूछ सकते हैं, इसके अलावा इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ऐसी मेरी आशंका है। क्योंकि मैंने जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनमें देखा और जाना कि लगभग इसी प्रकार के एक ही टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एग्जामिनर किस बैकग्राउंड से आता है, किस पृष्ठभूमि से आता है, उसका भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण मतलब वो रहता है। जैसे कोई प्रोफेसर है दर्शन संकाय का, तो उनके जो प्रश्न होंगे वो दर्शन से संबंधित ज़्यादा होंगे और उनकी जो शैली भी होगी वो उसी प्रकार होगी। अगर जो एग्जामिनर या फिर परीक्षक जो है, जो परीक्षा मतलब पेपर बना रहा है, उनकी जो टीम है, उनमें अधिक अगर अध्यापक व्याकरण से हैं तो वह क्लिष्ट व्याकरण दे सकते हैं। अगर साहित्य से हैं तो वह साहित्य में अधिक रुचि रखते हैं तो साहित्य के अधिक प्रश्न और थोड़ा उनका लेवल ज़्यादा हो सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सिलेबस लगभग तकरीबन इसी के इर्द गिर्द घूमता है। इसीलिए यह मैंने बनाने का प्रयास किया। आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो गुरु कृपा जो एकेडमी है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा लें और